हेलो फ्रेंड्स, विशाल छावना अकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। हम लोग क्लास वाइज चल रहे हैं। पहले हमने सीटेट की सीरीज ली, फिर हम लोगों ने 9th और 10th का करा, तो साथ साथ हम लोग 11th और 12th के भी चैप्टर्स अब कवर करते जाएंगे। तो टुडे आई विल टेक द फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 11 बायो ऑब्वियसली, एंड द फर्स्ट चैप्टर इज लिविंग वर्ल्ड। लेट्स स्टार्ट। लिविंग बीइंग्स किसको कहते हैं? We'll start from the general से specific होते जाएंगे हम लोग, okay? The objects exhibiting growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction are designated as living beings. कहने का मतलब ये है कि जो organisms जिनमें growth होती है, ठीक है, growth vertical भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, width wise भी हो सकती है, डेवलपमेंट मतलब वो मेंटल डेवलपमेंट भी हो सकता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो सकता है। रिस्पॉन्सिवनेस कि हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं स्टिमुलस को, ठीक है, जैसे सपोज किसी ने चूंडी मारी या फिर कुछ करा तो हम लोगों का जो रिएक्शन होता है दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अडेप्टेशन मतलब हाउ वी एडजस्ट अकॉर्डिंग टू आवर एनवायरनमेंट। एंड रिप्रोडक्शन, ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन मीन्स कि आगे की अपने स्पीशीज को बढ़ाना। सो जो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनमें होते हैं उनको हम लिविंग बींग्स कहते हैं। दिस you have already an idea. We have already done all these things in our previous classes. Based on these characteristics, living objects can be recognized as trees, shrubs, cattle, birds, fungi, bacteria, etc. वैसे तो हम क्लासिफिकेशन भी कर चुके हैं, तो लेकिन हम एक जनरल बात बता रहे हैं कि इसमें सारी ये कैटेगरीज आ जाती हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो रेप्टाइल हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। अब उनकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक को हम लेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है सेलुलर स्ट्रक्चर। देखिए हम लोगों को एवरीबॉडी नोज दैट वी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल्स को हिंदी में कोशिका कहते हैं, राइट। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल किसका बना होता है? प्रोटोप्लाज्म का। पॉपुलरली कॉल्ड लिविंग मैटर, जिसको कि हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में लिविंग मैटर कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म एंड सेलुलर स्ट्रक्चर आर नॉट प्रेजेंट इन वायरसेस। अब ये है वायरस जो है वो इंटरमीडिएट माने जाते हैं, दे आर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, बट व्हेन दे एंटर द लिविंग सेल दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एंड वो फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, हमें पता ही है, तो इसी की वजह से तो सारा मुसीबत पड़ी हुई है। वाई क्योंकि वो रेप्लिकेट करना शुरू कर जाता है जैसे उसको होस्ट सेल मिलता है, ठीक है, लेकिन वो इटसेल्फ अगर देखा जाए तो इट्स नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ठीक है। अच्छा, फिर है मेटाबॉलिज्म। Metabolism is actually the sum of all the chemical reactions in an organism due to interaction amongst the different types of molecules within the interior of the cell. Metabolism actually क्या है? सेल है, ठीक है, सेल के अंदर जितने भी चीजें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। डोंट बॉदर अबाउट द नोट्स, as you are coming for the first time in class, I would like to say कि notes मैं description box में provide कर देती हूँ। 2-4 दिन late भी हो जाते हैं but eventually I provide them, ठीक है। So please don't write anything which is written on the whiteboard. You can copy it from the अच्छा, फिर है कि ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सेल के अंदर, इनके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके सम टोटल को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। All activities of an organism, including growth, movements, development, responsiveness, reproduction, are due to metabolism. हम कहते हैं ना इस बंदे का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, उसको खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, इसका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है। मतलब जो हम लोग खा रहे हैं उसको ढंग से अगर हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन या यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग एनर्जी, अगर ये पर्पज पूरा नहीं होता तो हम कहते हैं इस बंदे का मेटाबॉलिज्म खराब है। खासकर जो डाइटिशियंस होते हैं, जो जिम इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो खासकर आप लोगों को एक डाइट चार्ट प्रोवाइड करते हैं कि भाई आप ऐसे कीजिए, ये वाला खाना इस टाइम खाइए, इस टाइम खाइए, तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है, एक्सरसाइज कीजिए तो वो इम्प्रूव होगा, राइट। अगर एक जनरल बंदे की लेमैन की लैंग्वेज में बोला जाए तो मेटाबॉलिज्म उसी को कहते हैं। अच्छा, फिर ये है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट शो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के 2 पार्ट्स होते हैं, वैसे ये भी आप शायद कर चुके हैं 10th में या इसमें करवाया है। इसमें एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है इट इंक्लूड्स ऑल द बिल्डिंग अप रिएक्शंस। जिस 2-4 चीजों को जैसे इकट्ठा किया जाता है ना, जैसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस करते हैं
कि भाई दो चार चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो वो उनका जो प्रोडक्ट है बेसिकली उसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये बना रहा है. कैटा मतलब होता है तोड़ना, एना होता है मिलकर बनना. ठीक है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम द सिंपलर वंस. ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपलर सब्सटेंसेस जो हैं जैसे कि ए और बी, तो ये मिलकर एक नए प्रोडक्ट का वो करते हैं, निर्माण करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होकर रिएक्शन होता है. फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज, प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, formation of lipids from fatty acids and glycerol. These all are the anabolic processes where there is a synthesis of the big thing from the simpler ones, right? So that is known as anabolism. Energy is stored in the process obviously. ठीक है, अब इसमें जैसे एक एग्जांपल है वही बता रही हूँ. जैसे CO2 plus H2O gives chlorophyll की प्रेजेंस में और लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में C6H12O6 plus H2O plus CO2, या फिर C6H12O6 N नंबर, यहाँ पे एंजाइम्स आ गए और एनर्जी हो गई, तो ये C6H10O5 N आ जाएगा प्लस NH2 आ जाएगा. राइट, these are the examples of anabolic reactions. Now we come to catabolism. Catabolism means breakdown, टूटना. It is also known as destructive metabolism because it involves the breaking of the complex substances into the simpler ones. अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट इन दी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इज कन्वर्टेड टू दी काइनेटिक एनर्जी. कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी पोसेस्ड ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पोसेस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जो मूवमेंट से रिलेटेड होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, एंड जो स्टेगनेंट होती है ड्यू टू पोजीशन होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. दैट वी ऑलरेडी हैव कवर्ड इन द 9th and 10th क्लासेस. अच्छा, इट रिलीजेस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़. ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़ को करने में हमारे काम आती है. इसका एग्जांपल है जैसे कि C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus H2O plus energy. राइट, अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के. नोट्स मैंने दिए हुए हैं तो प्लीज़ आप उनको, मैं भी रब नहीं करती, मैं वैसे बता देती हूँ. एनाबॉलिज्म जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, राइट, जबकि कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है. एनाबॉलिज्म जो है दैट प्रोड्यूसेस कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स फ्रॉम द सिंपलर वंस. कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनते हैं सिंपलर वंस से. ओके, और जो कैटाबॉलिज्म है हियर सिंपलर सब्सटेंसेस आर मेड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स वंस, जस्ट ऑपोजिट है. एनाबॉलिज्म स्टोर्स एनर्जी और कैटाबॉलिज्म रिलीजेस एनर्जी. और एनाबॉलिज्म में काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और कैटाबॉलिज्म में जस्ट ऑपोजिट है कि पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी. एनाबॉलिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड स्टोरेज, एंड द कैटाबॉलिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो ये मैंने नोट्स में दिए हैं, आप प्लीज नोट कर लीजिएगा और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, इनफ है आपके लिए. अब एक एक कैरेक्टरिस्टिक को हम जैसे कर रहे हैं तो हम पहले पढ़ते हैं ग्रोथ. An irreversible increase in the mass of an organism is known as growth. Irreversible है मतलब पीछे की तरफ नहीं होता, increase है mass of an organism. अगर हम मोटे भी हो रहे हैं तो वो भी एक growth है. ठीक है, a multicellular organism increases its mass by cell division. और एक organism multicellular organism कैसे mass को gain करता है? by the cell division. आपको पता है cell division होती है. प्लांट्स में जो ये cell division है थ्रू आउट लाइफ होती रहती है, क्योंकि उसके पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जहाँ पे सेल डिविजन्स लगातार होती रहती हैं. ओके, इन एनिमल्स ग्रोथ अकर्स टू अ सर्टेन एज. एनिमल्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक ग्रोथ होती है उस जहाँ जब तक सेल्स डिवाइड करते हैं एंड रिप्लेस द वर्न आउट सेल्स, और पुराने जो सेल्स हैं उनको रिप्लेस करते हैं. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जहाँ पे सिर्फ सिंगल सेल होता है वहाँ पर भी सारे काम हो रहे होते हैं, ग्रोथ भी हो रही होती है. सेल डिवीजन इज ऑल्सो अ मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन. वहाँ पे एक्चुअली जब सेल डिवाइड करता है तो एक्चुअली रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, अलग अलग नहीं होता. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स और प्लांट्स हैं वहाँ पे रिप्रोडक्शन अलग है और ग्रोथ अलग मानी जाती है, और एक्सक्लूसिव है, दोनों ही अच्छी खासी प्रोसेसेस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. अब आ जाता है सेकेंड, रिप्रोडक्शन. देखो, रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, दैट इज लाइफ अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द परपेचुएशन ऑफ द स्पीशीज. आगे स्पीशीज को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है.
रिप्रोडक्शन दो टाइप्स की होती है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप क्लासेस में, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होती है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड सेल्स या फिर अनस्पेशलाइज्ड पार्ट्स ऑफ ए सिंगल सेल विदाउट द फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। बेसिकली ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जैसे बडिंग हो गया, फिजन हो गई, उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे रेप्लिकेट करता है और जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट वन, ठीक है। देयर इज नो न्यू वेरिएशन ऑफ स्पीशीज, वहाँ पे वेरिएशन कम होती है ऑब्वियसली क्योंकि पेरेंट के जैसे ही होता है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स नहीं बनते हैं, ना एग्स बनते हैं, ना स्पर्म्स बनते हैं, एंड देयर इज नो फ्यूजन। अच्छा, इसमें सारे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, ये सब आ जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ सेक्स सेल्स या गैमीट्स होते हैं और जो फ्यूजन से बनता है वो जाइगोट बनता है और जो जाइगोट है वो आगे जाके एम्ब्रियो बनता है और फिर मल्टीसेलुलर या ऑर्गेनिज्म बनता है। मेनी ऑर्गेनिजम्स आर दोज हु डू नॉट रिप्रोड्यूस, कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते ही नहीं है, जैसे म्यूल्स हैं वो स्टेराइल होते हैं। अच्छा, आपने हनी बीज के बारे में भी पढ़ा होगा, हनी बीज में भी कुछ जो होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स उसमें ऐसे होते हैं, जैसे एक तो क्वीन होती है, किंग होता है, उसके जो पता नहीं उनको क्या कहते हैं, मुझे ऐसे नाम नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन उनमें एक जो वर्कर बीज जो होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इनफर्टाइल ह्यूमन जो हैं, कपल्स हैं, वो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते तो वो भी स्टेराइल में आ जाते हैं। जो वर्कर बीज होती है ना, उनका सिर्फ काम होता है कि मतलब यहाँ से सामान लाना, फीड करना क्वीन को, क्योंकि क्वीन ने एग्स ले करने होते हैं, वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वीन ही होती है। दिस वी ऑलरेडी हैव डन आई थिंक इन क्लासेस, अर्लियर क्लासेस, ओके। अच्छा, फिर ये है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट ऑन ऑल एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अच्छा, आपको ये बात पता है कि जो रिप्रोडक्शन होती है क्या वो टेबल और चेयर तो नहीं करते ऑब्वियसली, तो ये इट इज़ अ डेफिनेटली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन द बॉडी आर डिस्पोज ऑफ फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोगों ने पूरा करा हुआ है मेरी बाकी की वीडियोस में। मैंने जिन लोगों को थोड़ा सा 9th-10th का रिविजन लेना है, क्योंकि 11th में आप आए हैं, जस्ट अभी आपने सब्जेक्ट्स लिए हैं और कुछ चीज़ें आपकी मिस हो गई हैं, तो यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज़ जो 9th क्लास की ली हैं मैंने, 10th की ली हैं और इवन 6th, 7th, 8th की मैंने सीटेट के उसमें ली हैं, पूरा वो बनाया हुआ है मैंने। पूरी वीडियोस एक ही उसमें चैनल में है, तो फिर आप वो भी देख सकते हैं, जिससे अगर आपके पुराने कोई साइंस के कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं या मिस हो गए हैं तो वो आपको हेल्प करेंगे कि 11th में एकदम से कुछ नया सा नहीं लगेगा, ठीक है। वैसे आई विल टेक ऑल द क्लासेस जिसमें कि मैं पुराना साथ साथ ही कवर करवा ही रही हूँ, तो शायद ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक मैं यही बता रही थी, एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था, तो एक बार जस्ट गो थ्रू दैट कि किडनीज होती हैं, यूरेटर्स होते हैं, वो यूरिनरी ब्लैडर में जो है वो यूरिन इकट्ठा होता है, फिर यूरेथ्रा के थ्रू निकलता है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। फिर मूवमेंट्स होती हैं, लिविंग बींग्स मूवमेंट शो करते हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, एक होती है इनविजिबल मूवमेंट्स होती हैं, एक विजिबल मूवमेंट्स होती हैं। इनविजिबल मूवमेंट्स कैन नॉट बी परसीव्ड बाय एयर और सेंसेस, हमारी जो सेंसेस को जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, इनविजिबल हैं, तो उनको इनविजिबल मूवमेंट कहा जाता है। वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है, ऑब्वियसली नज़र आएंगे भी नहीं, ठीक है। विजिबल मूवमेंट्स वो होती हैं जो कि हमारी जज होती हैं बाय आवर सेंसेस। दे टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, और ये मूवमेंट्स इतनी मतलब दिखने वाली होती हैं कि ऑब्वियसली हमें हर लेवल पे दिखती हैं। द फिनोमेना ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज ऑल्सो नोन एज लोकोमोशन। और लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि व्हाट आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन पैरामीशियम, इन अमीबा, तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स मतलब जिससे कि मूवमेंट होती है उसको लोकोमोटरी ऑर्गन कहा जाता है। फिर लाइफ स्पैन है, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। बर्थ भी होता है, ग्रोथ भी होती है, रिप्रोडक्शन भी होता है, सेनेसेंस भी होता है और डेथ भी होती है, ठीक है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर पैदा हुआ तो ही हैज टू डाई ऑल्सो। फिर डेथ है, डेथ में क्या होता है, इट इज एक्चुअली द स्टॉपिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एनी बॉडी, ठीक है, अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन द एंट्रोपी इज कॉल्ड एज डेथ, ठीक है। इंक्रीज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी आपको मालूम है, हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ी है, H डेल्टा S होती है, दैट इज अ फिजिकल टर्म, बट फिर मैं बता रही हूँ कि जब पूरी एक्टिविटीज बेसिकली जब ऑल दी एक्टिविटीज सबसाइड, देयर इज नो एक्शन एंड रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन, नो मेटाबॉलिज्म गोइंग ऑन, तो दैट इज नोन एज कि अब ये डेथ है इसकी, विच कैन अकर ड्यू टू एनी कॉज, और ये किसी भी रीजन से हो सकती है, एजिंग से भी हो सकती है, डिजीज से भी हो सकती है और एक्सीडेंट से भी हो सकती है। तो आज हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट करा है
हम लोगों ने ये करा है कि हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। ये रिकैपिटुलेशन है एक्चुअली विच वी ऑलरेडी हैव डन इन द प्रीवियस क्लासेस। अब हम आगे बढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। Till then, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that you get to know the notifications of my next videos. Take care. Okay.